नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला ब्रेकिंग न्यूज LNB9। मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। कल शक्ति अधिकार यात्रा के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा मोतिहारी पहुंची। मोतिहारी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा धर्म की राजनीति करती आई है। वह धर्म की राजनीति के आधार पर लोगों से वोट लेती है और विकास का कोई भी कार्य नहीं करती है। इसलिए शक्ति अधिकार यात्रा के तहत यहाँ अब केवल महिलाओं के पास जो शक्ति बची है उसका उपयोग करें, संविधान की रक्षा करें, क्योंकि पुरुषों का अब धीरे धीरे बिहार से पलायन हो रहा है। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा का, आप ये भाषण सुनिए। हाल बदलने का समय आ गया है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है। बदलाव लाओ। देखिए, ये जो आपकी धरती है, ये हर भारतीय के लिए सबसे पवित्र धरती है, सबसे पवित्र धरती है। इसका शायद आपको एहसास न हो, लेकिन बाकी पूरे भारत को एहसास है। सब जानते हैं कि चंपारण क्या है। आप यहां रहते हैं, आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया। इस धरती को पूरा भारत नमन करता है और आज यहां खड़े हुए मैं भी नमन करती हूं, आपको नमन करती हूं, जिनके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि महात्मा गांधी जी के कानों तक ये बात पहुंची कि चंपारण के किसान आंदोलन कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप झुके नहीं, आपके पूर्वज झुके नहीं, पीछे हटे नहीं, खड़े रहे। महात्मा गांधी जी यहां आए और उनके साथ साथ उनसे सीखकर, उनकी बातों को समझकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया महात्मा गांधी जी ने जो विश्व भर में मशहूर हुआ। वो पहला ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसने किसी का खून नहीं बहाया, जो हिंसा के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अहिंसा, सत्य और प्रेम द्वारा ये हमने स्वतंत्रता जीती और ये महान देश बनाया जिसको पूरा विश्व देख के कहता है कि ये देश महान है। और ये देश महान क्यों है? इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वजह है, लेकिन मुख्य वजह यह है कि इस देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस देश के एक एक वासी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सड़क पे कुछ बेचता हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो माली हो, सबको एक अधिकार मिला और वो अधिकार था अपनी सरकार को चुनने का अधिकार, अपने वोट का अधिकार। यहां चंपारण के महापुरुष राजकुमार शुक्ल जी, हरवंश सहाय जी, शेख गुलाब जी, पीर मोहम्मद मुनीर जी, संत भगत राव जी, डोमराज सिंह जी, राधूमल मारवाड़ी जी और बतक मियां जी किस लिए लड़े थे? किस लिए लड़े थे? सत्ता में आने के लिए लड़े थे। मोदी जी और अमित शाह जी जैसे गद्दी पे बैठने के लिए लड़े थे। आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, आपकी इस धरती के लिए लड़े थे, आपके उस महान संविधान को बनाने के लिए लड़े थे जिससे आपको वोट मिला,
जिससे आपको अधिकार मिले, शिक्षा के जो अधिकार मिलते हैं आपको, जो रोजगार के अधिकार मिलते हैं, विकास का जो अधिकार है, वो सब आपको ये संविधान देता है। और इस संविधान के लिए ये लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, इनका खून इस जमीन में मिला। इसीलिए आज जब हम इस मंच पे खड़े होते हैं और जब आप यहां आते हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि चंपारण ने इस देश को क्या दिया है, कि इस देश की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, इस देश का संविधान कितनी बड़ी चीज है जिसे हमें हिफाजत से रखना पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा हम सबके हाथों में है। देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ये आपके अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं ना, भाजपा के नेता, कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया, बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। अभी मैं महिलाओं से मिलके आई हूं, बताती है कि सब तो पलायन करके चले गए, हम यहां अकेले संभाल रहे हैं अपने घरों को, हम कमाते भी नहीं हैं। आशा वाली महिलाएं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, जीविका की महिलाएं थी, कहती हैं दीदी हम कमा ही नहीं सकते, हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं। कोई रात को फोन आया कि डिलीवरी है, हमें जाना पड़ता है। कोविड कोरोना के समय हमने सारा काम किया, अपनी जान को हथेली में रख के काम किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है आज के बिहार में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से? बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए हैं आप। देखिए अब पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए हैं आप। देखिए पहले, अब आप समझिए इसमें आपका दोष क्या है। आपसे भी शिकायत है। ये ऐसे 20 सालों से राज नहीं किया इन्होंने। देखिए शुरू में जब चुनाव लड़ने के लिए आते थे भाजपा के नेता, ये सब, तो क्या कहते थे? धर्म की बात करते थे कि नहीं? धर्म की बात करते थे। धर्म के आधार पर लोगों को बांटो,
धर्म के आधार पे हमें वोट मिल जाएगा। मैं घूमती थी गांव में, लोग बताते थे कि दीदी देखो धर्म के नाम पे तो हम वोट डाल देंगे, अब हमारे पास नल का नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई बात नहीं, हम धर्म के नाम पे मारेंगे, वोट डालेंगे। क्योंकि भाजपा वाले आए हमारे घर, हमसे शपथ खिलवा लिया भगवान के नाम से। ये स्थिति थी। अब ये स्थिति चली एक आध चुनाव के लिए। पिछले चुनाव में इनको पता चला कि अब चल नहीं रहा है, कि हम जब धर्म की बातों पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे नलके लगवाओ, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, संस्थान बनाओ शिक्षा के, उद्योग लगाओ यहाँ, तब वोट मिलेगा। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली, उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतिहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं, और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी ना किसी तरह सत्ता में रहना है, बस, और कोई मकसद है ही नहीं। और शिकायत आपसे ये है कि जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था और आप धर्म के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर अपना वोट दे रहे थे, तो आपने आदत बिगाड़ दी, नेता की आदत एकदम बिगाड़ दी। समझ रहे हैं आप? अब आज मैं नेता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि भाई मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई उद्योग नहीं लगाना, मुझे कोई नौकरी नहीं दिलवानी, कोई रोजगार नहीं दिलवाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव के समय धर्म का नाम लूंगी, मुझे वोट मिल जाएंगे, तो क्या मैं काम करती? अरे बच्चा नहीं करता है, घर में बच्चा होता है, उसको कहते हो बेटा ये कर लो। अगर उसको पता चल गया कि बगैर कुछ किए कुछ इनाम मिलने वाला है तो नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को, बेटों को घर पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, उनकी देखभाल करोगे, और उनको कभी बड़े हो गए उनको रोजगार नहीं करना, तो नहीं करेगा, बैठा रहेगा घर पे। उसके मन में ये बात थोड़ी आएगी कि मुझे भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। उसकी तो ऐशो आराम। और यही आपने नेताओं के साथ कर दिया, भाजपा के नेताओं के साथ। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे, चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया, इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का है या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त है ना।
अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले हैं? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले हैं? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है, जहां देखो जीएसटी जीएसटी, हर चीज में ट्रैक्टर, पेट्रोल, ये वो। अब चुनाव आ रहा है, कम कर दिया। आज यहां का किसान, मैं कह सकती हूं, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहां पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम, उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो। 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो। वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। समझदारी से सारी पार्टियों को पहचानो। आज मैं खड़ी हूं आपके सामने और मैं आपको बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने ये तय किया है कि हम 2500 रुपए हर महीने आपको देंगे, ठीक है? अब कल को मैं भूल गई और ये काम नहीं हुआ तो मुझे दंड देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। तो ये समझो, इन्होंने कितने वादे किए, कितने खोखले वादे किए। यहाँ की चीनी मिल से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके, कितने झूठे वादे किए हैं। तो अब इनको सबक सिखाओ ना। आपको पहचान होनी चाहिए कि किसकी नियत क्या है। देखिए, मेरा भाई है इसलिए नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन राहुल गांधी एक असली देशभक्त है। एक असली देशभक्त ही इस देश को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर चल सकता है। एक असली देशभक्त ही आपके पास आकर आपकी समस्याओं को समझना चाहता है। चाहे वो किसी बढ़ाई के दुकान में हो, चाहे किसी मोची के पास हो, चाहे किसानों के साथ खेती में हो, क्यों जाता है? समझने के लिए कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं। सरकार कौन सी स्कीम ला सकती है जब हमारी सरकार होगी जिससे आपका उत्थान हो सके। उसको असली देशभक्त कहते हैं, जो इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हो। असली देशभक्त
सुनिए, असली देशभक्त चोरी से सत्ता में नहीं आते। असली देशभक्त आपको झूठे वादे नहीं बोलते।